बात है कि जो सेल्स है, बैटरी है, इसमें मोस्टली पॉइंट क्या होता है, इसको एक टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। सो एक सेल की अगर मैं बात करूं, तो एक सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जो एक सेल होता है उसका एक और नेम हम यूज करते हैं, एक्चुअल नेम जो है, एक सेल को हम एक्चुअल नेम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो ये जो बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, this was first designed by Galvanic, so that's why we call it by the same name, galvanic cell. So we also call them galvanic cell. So cell means it is a electrochemical cell, and electrochemical cell means itself it is a galvanic cell because it was designed initially by the Galvanic. So अभी पॉइंट क्या है यहाँ पर कि एक्चुअली में होता क्या है, सेल है क्या, क्या प्रोसेस हो रही है, और व्हाई वी यूज द नेम इलेक्ट्रोकेमिकल. सो वी यूज दिस नेम बिकॉज ऑफ अ रीजन. व्हाट हैपेंस इनसाइड अ सेल, it converts it converts chemical energy into electrical energy. So if I see what a electrochemical cell do, so it converts chemical energy, it converts chemical energy into electrical energy. ओके, सो बेसिकली सिंपल सा मीनिंग है कि सेल करने क्या वाला है, सेल के पास एक केमिकल एनर्जी होगी, वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. अच्छा, तो हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. एक्चुअली एक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और हम किस तरीके से एक सेल को डिजाइन कर सकते हैं. तो जो इनिशियल टाइम पे जो सेल्स आए, तो उनकी पहले बातें कर लेते हैं. एक्चुअल अगर हम बेसिक सेल की बात करें, तो बेसिक सेल के दो कैटेगरीज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशंस. तो अगर मैं बेसिकली सिंपल सी बात करूं कि यार एक सेल है, तो सेल के सिंपली दो टाइप होंगे, एक होगा प्राइमरी सेल और एक होगा सेकेंडरी सेल. अच्छा, ये टर्म नेम ऐसा क्यों दिया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी? तो एक सेल है प्राइमरी एंड सेकेंड टाइप है सेकेंडरी. अभी प्राइमरी और सेकेंडरी का यूज क्या है, पॉइंट क्या है? प्राइमरी की खास बात है, ये बहुत ही स्टार्टिंग टाइम वाले थे जो सिंगल टाइम वन टाइम यूज के लिए इन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते हैं. तो प्राइमरी सेल की खास बात थी कि वन टाइम यूज वाले हैं, इन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते हैं हम. तो मैं इसमें लिखूंगा वन टाइम यूज, so one time use, and they are non rechargeable, so they are non rechargeable. सो प्राइमरी और सेकेंडरी में सबसे बड़ा डिफरेंस तो उनके चार्जिंग और रिचार्जेबल का है, ये पॉइंट है इसमें. सो एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है, कैसे जैसे कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये हम देख सकते हैं. सेम टॉपिक आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलता है, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. सो वहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है जिसमें आप ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, सेल्स के बारे में कैसे क्या काम कर रहा है. सो हम अभी मेजरली फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ज्यादा केमिकल रिएक्शन पे नहीं जाएंगे. हम सिर्फ बेसिक बातें करेंगे कि किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वर्क कर सकते हैं. सो प्राइमरी सेल के जो कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मैं बात करूँ काफी प्राइमरी सेल्स के जो एग्जांपल है, उसमें मेन आता है हमारा जो ड्राई सेल होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स रहते हैं. सो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे प्राइमरी सेल की बात करें, तो प्राइमरी सेल के मैं एग्जांपल से अगर बात करूं, कुछ फेमस एग्जांपल जो रहेंगे, सो वो रहते हैं जनरली जो सेल होते हैं, जैसे मैं बात करूं ड्राई सेल जो हम यूज करते हैं,
जो घर पे बैटरीज में सेल, छोटे बैटरीज यूज करते हैं रिमोट्स में, क्लॉक में, वॉल क्लॉक में, ये सारे, तो वो सारी सेल हो जाती हैं, दे आर लाइक ड्राई सेल। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट नेम पे भी हैं, लाइक वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल। अभी ये सारे सेल क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिजाइन किए हुए हैं, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मटेरियल चूज किया है कि कौन सा मटेरियल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसके बेसिस पर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नेम किए हुए उन्हीं के बेसिस पे। तो ये सारे सेल हमें ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में ये सारे सेल्स के बारे में बता दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बट लेट्स से अभी के लिए हम सिर्फ सारे नेम्स क्लियर कर लेते हैं कि डेनियल सेल and voltaic cell, Daniell cell, so that you will remember the name. अभी जैसे ड्राई सेल है, सो ड्राई सेल को एक और नेम से जानते हैं, लैक्लेंसे सेल भी बोलते हैं। सो दीज वर डिजाइन्ड बाय द लैक्लेंसे, सो आई जस्ट राइट लाइक लैक्लेंसे। ऑल्सो नोन एज ड्राई सेल। सो इस तरीके से काफ़ी सारे बहुत डिफरेंट सेल होते हैं, मरकरी बेस्ड और डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे अगर रिचार्जेबल बैटरी की बात करें, सो बहुत ज़्यादा जो फेमस है वो है लेड एसिड बैटरी। सो लेड एसिड बैटरी ये यूजुअली जितने भी इन्वर्टर्स और हाउस होल्ड में यूज होती हैं बैटरीज, कार में, वो यूजुअली लेड एसिड बैटरी होती हैं। जो मोबाइल में रिचार्जेबल बैटरी होती है वो यूजुअली होती है लिथियम आयन बैटरी। तो ये जो सेकेंडरी वाले हैं वो इस टाइप में काम करते हैं, लेड आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, लाइकवाइज ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल पर्सपेक्टिव है कि सेल किस टाइप में हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उनका मेन रीजन क्या है। तो हम इनकी थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में भी बात कर लेंगे, बट पहले एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली हमें फिगर दिखने कैसे वाला है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर नोटिस करने को मिलने वाली हैं। सो मैं सिंपल सा यहाँ पर एक फिगर रख रहा हूँ जिसमें दोनों बैटरीज को यहाँ पे शो किया हुआ है। ओके, सो एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। सो यहाँ पर प्राइमरी सेल के बारे में डिस्कशन है और सेकेंडरी सेल के बारे में डिस्कशन है। सो प्राइमरी सेल में ये एक सिंपल ड्राई सेल का एग्जांपल है, व्हिच इज अ लैक्लांसा सेल। ड्राई सेल का एग्जांपल है जो हम घर पे यूज करते हैं, वॉल क्लॉक पे, रिमोट कंट्रोल पे और डिफरेंट डिवाइसेस में। एक जो सेल यूज करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के सेल आते हैं, तो ये वो सेल है। ये एक एग्जांपल है सेकेंडरी बैटरी का विच इज रिचार्जेबल। सो ये एक सेकेंडरी बैटरी का पॉइंट है। यहाँ पर बैटरी के बारे में डिटेल लिखी हुई है कि प्राइमरी जो बैटरी है, इट इज डिजाइंड टू बी यूज्ड वंस एंड इट डिस्चार्ज, फिर उसको बार बार हम यूज नहीं कर सकते हैं। सो प्राइमरी सेल का ये मेन पॉइंट है। ओके, बट सेकेंडरी सेल में इलेक्ट्रिकल बैटरी जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, ओके, और बार बार मल्टीपल टाइम्स उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी जो हमारे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं प्रॉपरली कि एक सेल एक्चुअली, जैसे हमें पता है सेल कैसे काम करता है। अच्छा, सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है वो मैंने बताया नहीं। बैटरी मतलब ये है कि बहुत सारी सेल्स का कॉम्बिनेशन है। तो सेल तो हमें क्लियर है, बट अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी मीन्स देर आर मल्टीपल सेल्स। सो सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट और बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड बैटरी इज अ okay, so battery, okay, let me write it then. So battery means combination of multiple cells, so it is a combination of multiple cells। तो वो चीज़ अभी हम देखेंगे किस तरीके से मल्टीपल सेल्स का कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है।
सो लाइक दैट अ बैटरी इज डिफाइंड। अभी हम बात करते हैं कि एक्चुअली प्रोसेस कैसे हो रही है, कैसे एक सेल वर्क करता है। वर्किंग ऑफ अ सेल हम देख लेते हैं। सो वर्किंग ऑफ अ सेल बेसिकली, लेट्स से हम एक वोल्टाइक सेल की बात कर लेते हैं। सो वर्किंग ऑफ अ वोल्टाइक सेल। मैं वोल्टाइक सेल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल कंडीशन सेल है, जिन पे के बाद बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्निक आने लग गई, फिर चीज़ें डिफरेंट वर्क करने लग गई। बट एक सिंपल पॉइंट है कि एक वोल्टाइक सेल या फिर एक डेनियल सेल कैसे काम करता है, वो चीज़ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक वोल्टाइक सेल या डेनियल सेल कैसे काम करता है। तो अगर मैं स्टेप दिखाता हूँ कि एक्चुअली एक प्रॉपर सेल कैसे काम कर रहा है, तो थोड़ा सा देखते हैं। सपोज दो कंटेनर है हमारे पास। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टाइप का पार्ट बता रहा हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक मेटल पीस है, जिसे हम डिफरेंट नेम से कंसिडर करते हैं। वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले दो हमने कंटेनर लिए और उन पे हमने डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड फिल किया। तो लेट्स से यहाँ पर हमने लिक्विड फिल किया हुआ है ZnSO4। सो जिंक सल्फेट इसे बोलते हैं। यहाँ पर लेट्स से हमने जिंक सल्फेट फिल किया हुआ है और यहाँ पर हमने फिल किया हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट फिल किया हुआ है। फिर यहाँ पर ये जैसे मैंने बात की है, तो ये है जिंक मेटल। जिंक मेटल का एक पीस है और इसकी बात करते हैं, ये कॉपर मेटल का एक पीस है। सो ये Cu मेटल है। सो ये दो मेटल के पार्ट है, ठीक है। सो अभी पॉइंट क्या है, अभी एक्चुअली में क्या सिचुएशन चल रही है। अगर मैं ये दो सेटअप लेके रख रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर इन दोनों को मैं एक वायर से कनेक्ट करूं, सो ये सेकेंडरी थॉट दे रहे हैं। अगर इन चीजों को मैं एक वायर के थ्रू कनेक्ट करूं तो क्या होगा। सो लेट्स से मैं इसे एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूं और लेट्स से मैंने बीच में कोई एक डिवाइस लगा दी है। लेट्स से यहाँ पर कुछ एक बल्ब लगा दिया। तो अभी पॉइंट क्या होगा, ये बल्ब, इससे हमने इन वायर से कनेक्ट किया हुआ है। अभी ये बल्ब लाइट हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इस सेटअप पे एक बीच में कोई ऑब्जेक्ट लगा रहा हूं और वो लाइट अप हो रहा है अगर, सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर करंट फ्लो हो गई है। सो लाइट अप होने का मतलब ये है कि यहाँ पर करंट फ्लो हो गई है। अब उसका रीजन क्या है वो हम देखते हैं कि कैसे एक सेल काम कर रहा है और कैसे ये कॉम्बिनेशन हमें, ये केमिकल कॉम्बिनेशन हमें करंट देने वाला है। तो सेम सेटअप है, सारी चीजें वही हैं, सिर्फ पॉइंट ये हमें बात करनी है कि क्यों ये सेटअप हमें करंट दे रहा है, लाइट अप क्यों कर पा रहा है, किसी बल्ब को लाइट अप कर रहा है। दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम करंट। सो देयर must be flow of electrons. So there must be flow of electrons through the wire, and flow of electron is known as current. So that means there must be flow of electron in this wire. So suppose this is just a wire. तो ये एक सेटअप हमने देखा कि ऐसा सेटअप बनाने पर हमें करंट मिल जाती है, मतलब ये एक केमिकल पर्सपेक्टिव से हमें करंट दे देता है। सो कैसे करंट देता है वो थोड़ी सी एक बार चीजों को और डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं सेम सेटअप को बनाने का ट्राई करूं तो देखिए क्या रहेगा। ओके, जैसे अभी हमने बात की कि दो कंटेनर है और उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन रखा हुआ है। तो लेट्स से यहाँ पर एक सोल्यूशन है और यहाँ पर एक सोल्यूशन है। यहाँ पर बेसिकली हमने रखा हुआ है ZnSO4 और यहाँ पर रखा हुआ है CuSO4। ओके, अभी खास बात क्या है कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस सोल्यूशन में क्या दिखेंगे आपको, आयंस दिखेंगे। Zn+2 दिखेगा और SO4-2 दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको Cu+2 दिखेगा और यहाँ पर देखेंगे तो SO4-2 दिखेगा आपको। तो ये सॉल्यूशंस के आयन है, जो सॉल्यूशन यूजुअली आयन फॉर्मेट में रहेगा। अभी बात करते हैं, यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के रॉड्स हमने यूज किए थे। यहाँ पर
तो यहाँ पर जो हमने रॉड यूज किए थे ये एक्चुअली में है जिंक। सो यहाँ पर क्या है, जिंक के एटम्स हैं, इस रॉड के पास क्या है, जिंक के एटम है। बट ये जो लिक्विड है यहाँ पर जिंक कैसा है, जिंक +2 के फॉर्मेट में है, इस तरीके का जिंक है, और यहाँ पर SO4-2 के फॉर्मेट में है, इस तरीके से इस सोल्यूशन में है। अगर इस सोल्यूशन में बात करें तो इस सोल्यूशन में आपको दिखेगा कॉपर, इस मेटल में आपके पास है कॉपर, मतलब कॉपर के एटम्स है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको Cu+2 दिखेगा और SO4- दिखेगा। सो यहाँ पर आपको Cu+2 और SO4-2 दिखेगा, आपको ये लिक्विड में दिखेगा। अभी एक पॉइंट है, पर्सपेक्टिव क्या है कि अगर हम बात करें कि लेट से यहाँ पर आयंस है, ये जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है यहाँ पर आयंस है। सो अगर हमने इसे एक वायर से कनेक्ट किया, मतलब इसे हमने एक वायर के थ्रू अगर कनेक्ट किया, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमें एक चीज पता होनी चाहिए, कॉपर और जिंक में एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में रिलेशन होता है कि जो कॉपर है उसको इलेक्ट्रॉन की गेन करने की एफिनिटी वो जो है ज्यादा है। इसका मतलब ये अगर हम बात करें, सो कॉपर, यहाँ पर अगर हम लिखें तो ऊपर लिख देते हैं, कॉपर हैज स्ट्रॉन्ग, so copper can attract electron with a strong power। so basically अगर हम बात करें कि ये दोनों लिक्विड्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और जिंक को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और कॉपर को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन जीतेगा, कौन लेगा, तो ये बेसिकली एक टग ऑफ वॉर टाइप हो जाता है, और जिसमें कौन डोमिनेट करता है, कॉपर डोमिनेट करता है। सो बेसिकली कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो कॉपर अट्रैक्ट्स, ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने वाली है इस वायर में वो आगे की तरफ होने वाली है, क्यों, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इनडायरेक्टली कि कॉपर इलेक्ट्रॉन्स अगर पुल करेगा तो ये जिंक पे क्या होगा, जिंक पे +2 आ जाएगा। तो बेसिकली इसको कुछ इस तरीके से फील कर सकते हैं कि यार जिंक से आपने ले लिए इलेक्ट्रॉन। सो पहले लेट से जिंक S था, S मतलब जिंक सॉलिड स्टेट में था। ठीक है, सो जिंक पहले सॉलिड स्टेट में था, अब वो क्या बन गया, कॉपर ने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, सो अब ये Zn+2 बन गया और +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो गए। अभी पॉइंट ये है कि सॉलिड तो इस मेटल के साथ था, लेकिन ये जो आयन है वो मेटल स्टेट पे रह नहीं पाएगा, मतलब अगर आयन बन गया तो वो लिक्विड पे जा सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस पार्ट पे बात करूं तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, मेटल का पीस है, मतलब इस रॉड के साथ में रहेगा। बट अब ये आयन हो गया, और आयन हो गया तो ये एक्वस सोल्यूशन में, ये जो लिक्विड सोल्यूशन है उसमें मूव कर सकता है। सो ये बेसिकली, सो ये एक एक्वस टाइप का सोल्यूशन बना लेगा और ये उसमें मूव कर सकता है। सो जिंक के साथ ये पॉइंट रहेगा कि जो जिंक आयन है वो उसके एक्वस सोल्यूशन में कहीं पे भी मूव कर सकता है और जिंक सॉलिड रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकले क्यों, ये इलेक्ट्रॉन, इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम ये आया कि ये जो जिंक है ये जिंक आयन में कन्वर्ट होने लग जाएगा, मतलब ये जो जिंक है, ये जो जिंक है यहाँ का, ये जो जिंक है ये आयन में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, अब उस प्रोसेस में होगा क्या, उस प्रोसेस में होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास गए, तो अभी कॉपर क्या करेगा, कॉपर जो है यहाँ पर जो कॉपर एक्स्ट्रा है वो Cu+2, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वापस से Cu सॉलिड में बदल जाएगा, कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा। तो ये सिचुएशन आएगी कि जो Cu था पहले एक्वस में था, मतलब कि पहले ये जो आयन के फॉर्मेट में था Cu, ये जो एक्वस वाला Cu था, आयन था, वो अब कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस हो रही होती हैं। अच्छा, तो अभी ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फील हो रहा है, तो एक फीलिंग आ जाती है यहाँ पर किस चीज़ की, कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव फीलिंग देंगे कि ये एक पॉजिटिव टर्मिनल जैसा काम करेगा और ये एक नेगेटिव टर्मिनल जैसा काम करेगा। तो बेसिकली ये दो सेटअप एक सेल्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का टर्मिनल बना लेते हैं। प्रोसेस क्या है, रीजन क्या है, कि रीजन यहाँ पर था कि Cu का जो अट्रैक्शन है टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन जिंक, सो इट इज स्ट्रॉन्गर देन जिंक। तो इसके वजह से मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि ये प्रोसेस हो पा रही है। अभी इसमें थोड़ी सी बात करते हैं। केमिस्ट्री में दो टर्म आपको मिलेंगे। अगर कभी भी किसी का जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बढ़ रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन निकाले, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर था 0, मतलब कोई भी आयन टाइप का चार्ज नहीं था, अभी +2 आ गया, तो इस टाइप की सिचुएशन को बोलते हैं, केमिस्ट्री में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मैं भी फिजिक्स में ऑक्सीडेशन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सिंपल सा स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और इसकी जो आयनिक स्टेट है वो बढ़ गई है। सो पहले सॉलिड था, 0 था, अभी +2 हो गया है। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वाइल जिसकी ऑलरेडी पहले प्लस थी और अब वो 0 में आ गया है, मतलब उसकी कम हो गई है, कम हो गई है, मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। सो बेसिकली यहाँ पर दो चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, इसके बेसिस पे हम इनको कुछ नेम देते हैं। तो ये जो हमने मेटल यूज किया है, इन मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जिस मेटल पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जिस मेटल पर रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं कैथोड। सो ये जस्ट हमने एक सिंपल नेम ले लिया हुआ है, नेमिंग कर दी हुई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस की। तो ये सेल में रीजन पूरा एक्टिव सेल क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कॉपर FN। कॉपर का जो अट्रैक्शन था वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा था जिंक के रिस्पेक्ट में। बट अभी सोचो इस सेल की प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ देखो प्रॉब्लम क्या आने वाली है। इस सेल के साथ एक प्रॉब्लम ये होने वाली है, मैं फिर से सेल ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाले सेल्स के साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि थोड़ी देर बाद क्या आपको देखने को मिलेगा कि ये जिंक का तो एटम जा रहा है ना, जिंक का एटम देखो ये जा रहा है, ये सॉलिड मटेरियल जा रहा है, आयन बनता जा रहा है। इसका मतलब ये तो थिन होता जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर में ये जो आपका एनोड है वो बहुत ही थिन हो जाएगा, ये एनोड। और वहीं हम बात करें इस कैथोड की, तो ये थोड़ी देर में ये कैथोड बहुत ही ज्यादा बल्की हो जाएगा। तो रीजन क्या है इसका, रीजन एकदम क्लियर है। रीजन क्या हुआ कि इससे जिंक चला गया और इसके पास आ गया। तो इसका रीजन है जिंक के जो इलेक्ट्रॉन्स हट गए हैं उसकी वजह से जिंक लिक्विड में बहुत ज्यादा आ गया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं तो Zn+2 बहुत ज्यादा आ गया है लिक्विड में, मींस Zn+2 बहुत ज्यादा आयनिक फॉर्मेट में आ गया है। यहाँ पर Zn+2 ये बहुत ज्यादा यहाँ पर आ गया है, और जबकि कॉपर यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर कॉपर पूरा चला गया है, तो यहाँ पर किस चीज की एक्सेस आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर सल्फेट आयन की एक्सेस बहुत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉपर क्या हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है। सो यहाँ पर आपको SO4- की बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सो इसका मतलब ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी ना, इस लिक्विड में बहुत सारा पॉजिटिव क्रिएट हो गया और इस लिक्विड में बहुत सारा नेगेटिव क्रिएट हो गया। जबकि हमने जो बात की थी, हमने बात की थी कि यार ये एक पॉजिटिव फीलिंग देगा और ये एक नेगेटिव फीलिंग देगा टर्मिनल वाइज। सो ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो इसका मतलब ये जो प्लस और माइनस है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये प्लस माइनस प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है, इसके लिए एक सोल्यूशन यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सो बेसिकली यहाँ पर एक और कनेक्शन लगाया जाता है विच इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर
एक कॉटन लगी होती है, थिन कॉटन, जिससे कि पूरा सॉल्ट गिर नहीं जाए। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट यूज कर सकते हैं, जैसे यूजुअली NaCl यूज करते हैं, NaCl और NaSO4 कुछ भी यूज कर सकते हैं, Na2SO4। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है वो देख लेते हैं। पहले इसका नेमिंग कर देते हैं कि ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो ये है सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है कि यहाँ पे SO4 ज्यादा है, SO4 ज्यादा है तो इसका मतलब क्या करेगा, ये जो Na प्लस है ये इस तरफ ट्रेवल कर जाएगा। तो इस कॉटन के थ्रू, कॉटन क्यों लगाते हैं, मतलब अचानक से पूरा सॉल्ट नहीं डिजोल्व हो जाए, धीरे धीरे जब जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी प्रोसेस में Na प्लस यहाँ पर आए, और ये जो एक्सेस नेगेटिव लिक्विड में आ रहा था उसको न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि यहाँ से SO4 आए और इस एक्सेस Zn+2 को न्यूट्रलाइज करे। सो सॉल्ट ब्रिज का ये काम होता है कि वो लिक्विड पे जो चार्ज बनने लग जाता है उसको हटाने का ट्राई करता है ये चीज, और अपना इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट यहाँ से हो ही रहा था। तो इस तरीके से टर्मिनल बनते हैं। सो एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था और यहाँ पर हो रहा था रिडक्शन। तो इन चीजों के कुछ हमने नेम कर लिए हुए हैं। ये जो लिक्विड डिसॉल्व करते हैं, जो लिक्विड यूज किया जाता है उसको हम नेम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। सो ये बन जाता है, ये जो लिक्विड है ये हमारा बन जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ओके, फिर ये जो हमारे प्लस और माइनस के जो हमने दो रखे हुए थे, जो मेटल की रॉड्स रखी हुई थी, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। सो इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड्स। सो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोड्स। सो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड में भी प्लस और माइनस डिफरेंट डिफरेंट हो गए दोनों। सो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, मैंने बताया कि उस इलेक्ट्रोड को क्या हम बोल रहे हैं, अभी हमने नाम दिया है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम बोलते हैं एनोड। सो बेसिकली ये एनोड है और ये बन जाता है हमारा कैथोड। दोनों को ही बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड। सो एनोड हो या कैथोड हो, दोनों को ही बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड। सो इस तरीके से एक्चुअल एक सेल दिखता है। सो अभी देखो इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे, आफ्टर वन टाइम यूज इलेक्ट्रोड्स हटा देने पड़ेंगे, इसलिए ये क्या बन जाता है, एक टाइप का प्राइमरी सेल बन जाता है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो आफ्टर वन टाइम यूज, वन टाइम यूज, so after one time use electrodes are changed, are changed। ओके, इलेक्ट्रोड्स चेंज करने के साथ साथ देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी चेंज हो गया। कैसे, पहले था ये H2SO4 CuSO4 और Zn SO4, अभी ये बन गया सॉल्ट के वजह से NaSO4। सो इलेक्ट्रोड्स के साथ साथ आपको इलेक्ट्रोलाइट भी चेंज करना पड़ेगा। सो आफ्टर वन टाइम यूज इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर चेंज्ड, are changed। So that's why it is a primary battery, that's why it is a primary battery or one time use only। तो इस तरीके से एक प्राइमरी बैटरी, एक प्राइमरी सेल काम करता है। मैं फिर से एक बार प्राइमरी सेल का वर्किंग दिखा देता हूँ। सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी सेल, कैसा भी सेल हो, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल एस्पेक्ट को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, सिर्फ हमारा पर्पज यही था बताने को। तो फिर से एक बार बात करते हैं। देखें, हुआ ये कि हमने दो सेटअप लिए हुए हैं, दो डिफरेंट सेटअप, जैसे यहाँ पर हमने लिया हुआ है और हमने उस पे एक वायर से बल्ब कनेक्ट किया और वो बल्ब लाइट अप हो गया। तो इससे हमें ये पता चला कि इस पर्टिकुलर सेटअप पे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं पक्का, तभी चांसेस है कि वो बल्ब लाइट अप हुआ और वहां पर करंट हमें मिली है। तो फिर जब हमने इस सेटअप को बहुत ही गौर से देखा तो देखा कि इलेक्ट्रॉन के पास जो थी वो कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर ज्यादा थी कंपेयर टू जिंक। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन पुल करने शुरू किए। कॉपर ने जब इलेक्ट्रॉन पुल किया, मतलब Zn मेटल ने, सॉलिड ने, न्यूट्रल आयन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो क्या बन गया, Zn आयन बन गया। और अब मैंने बताया कि अगर Zn मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Zn+2 बना देगा, मतलब वो लिक्विड में आ जाएगा।
जबकि कॉपर लिक्विड का जो Zn+2 है, जो कॉपर लिक्विड का ये Cu+2 है, वो मेटल में एक्यूमुलेट होने लगेगा 2 इलेक्ट्रॉन पाने के बाद। तो बेसिकली जो प्लस वाला है, जिसे हम बोल रहे हैं, जो ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, उसमें जो कॉपर वाला है वो इलेक्ट्रोड बड़ा होता जाएगा और जिंक वाला थिनर होता जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। उसके बाद हमने बताया कि उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर एक लिक्विड सोल्यूशन भी यूज करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो वो मेटल पीस है उनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। सो हमने 2 टर्म यूज किए कि जब कोई एटम अपनी आयनिक स्टेट बढ़ाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जब कम करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। सो हमने देखा कि Zn न्यूट्रल से बन गया Zn+2, तो Zn अगर न्यूट्रल से Zn+2 बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और जो कॉपर था वो +2 से कॉपर एटम बन गया, सॉलिड बन गया, न्यूट्रल बन गया वो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। और इसी के बेसिस पे हमने नेम दे दिया हुआ है एनोड और कैथोड का। तो इस प्रोसेस को हमने यहाँ पर फाइनल फिगर समझाया है कि किस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद एक टर्म यूज हुआ है सॉल्ट ब्रिज का। तो मैंने बताया कि यार जब बहुत ज्यादा Zn+ आ जाएगा लिक्विड में, तो ये लिक्विड इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा आयनिक हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा Zn+ हो जाएगा और यहाँ पर बहुत ज्यादा SO4- हो जाएगा। तो उसके लिए वहां पर हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज का ये काम रहता है। सॉल्ट ब्रिज के मैंने बॉटम पे बात की है कि कॉटन रखा जाता है, जिससे पूरा सॉल्ट एक साथ नहीं गिर जाए, सिर्फ आयंस मूव हो, जब जरूरत हो वो पर्टिकुलर आयन वहां पर पुल अप हो और उसके अकॉर्डिंग वो डिसॉल्व हो। तो जहां पर नेगेटिव जाता है वहां पर Na न्यूट्रलाइज करेगा, और जहां पर पॉजिटिव जाता है वहां पर SO4 या फिर Cl कर सकते हैं न्यूट्रलाइज। सो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट यह है कि एक टाइम यूज के बाद इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट सारी चीजें चेंज करनी होंगी, इसलिए ये एक प्राइमरी सेल बन जाता है। तो इसलिए ये वोल्टाइक सेल एक प्राइमरी सेल बन जाता है, जिसका हमने आपको सेटअप समझाया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंट डिफरेंट सारे सेल हम यूज कर सकते हैं। तो सारे सेल सेम सिमिलर मैनर में काम करते हैं, जो हमने प्राइमरी और सारे सेल्स के बारे में आपको बताया हुआ है। तो बात कर लेते हैं, अगर हम, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल बताए हुए थे ड्राई सेल के बारे में और डैनियल सेल के बारे में, तो वो चीजें देख लेते हैं। तो ये एक ड्राई सेल है। एक ड्राई सेल मतलब एक प्राइमरी बैटरी टाइप का ही है, और डेनियल सेल ये भी एक प्राइमरी बैटरी ही है, बट डेनियल सेल भी एक प्राइमरी बैटरी ही है। तो ये दो एग्जांपल है प्राइमरी बैटरीज के, ये दोनों देख सकते हैं, एक ड्राई सेल है और एक वोल्टाइक सेल टाइप है। ओके, तो ये दोनों ही एग्जांपल हो जाते हैं प्राइमरी बैटरी के। तो प्राइमरी बैटरी और प्राइमरी सेल, तो इन दोनों का वर्किंग मैं बता रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सेम सेटअप ड्राई सेल में भी यूज हो पाता है। और ये जो सेटअप है, ये मैंने आपको एक वोल्टाइक सेल के बारे में बताया। वोल्टाइक सेल या डेनियल सेल, दोनों में सेम पैटर्न ही रहता है। सो यहाँ पर जो हमने बात की थी आपको कि वर्किंग ऑफ अ वोल्टाइक सेल है, तो सेम सेटअप आपको डेनियल सेल में भी मिल जाता है। सो ये हमारा बन जाता है वोल्टाइक और डेनियल सेल। सो वोल्टाइक सेल, और ये जो है हमारा, ये ड्राई सेल है, लैक्लेंसे सेल इसे बोलते हैं, ड्राई सेल और लैक्लेंसे सेल। तो ये पूरा आपको सेटअप मैंने जस्ट अभी समझाया, जिंक और कॉपर का दोनों लिक्विड में कैसे रहते हैं, कैसे आयन वो करते हैं, सारी चीजें यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। सेम फिगर यहाँ पर प्राइमरी सेल के थ्रू समझाया हुआ है कि प्राइमरी सेल में ये टर्मिनल को पॉजिटिव रखा जाता है, बिकॉज वो एनोड की तरह काम कर रहा है। सो ये जो ग्रेफाइड है, कैथोड ग्रेफाइड रॉड, इसको एज अ पॉजिटिव टर्मिनल यूज करते हैं। सो बेसिकली ये यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल का
काम करता है, ये यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल देता है, और ये जो केसिंग है, ये जो डिफरेंट केसिंग यूज की जाती है एनोड की, ये केसिंग, ये हमें यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल देता है, और ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल देता है हमें। तो इस तरीके से ड्राई सेल भी वन टाइम यूज हो पाता है, जो भी है। अभी बहुत सारी रिचार्जेबल ड्राई बैटरीज बन रही हैं, बट वो सेकेंडरी सेल का टाइप होंगी, वो लिथियम आयन बैटरी और डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये एनोड हो गया जिंक का। तो इसमें दो डिफरेंट चीजें यूज की गई, इसमें जिंक और कैथोड यूज किया गया है, और जो एज ए इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट है वो डिफरेंट पेस्ट है। तो इस अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही वैरायटी ऑफ सेल्स बनाए जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कितनी ज्यादा एनर्जी दे सकता है, कितने वोल्ट एनर्जी दे सकता है। सेम पार्ट है आपका वोल्टाइक सेल का। तो ये था प्राइमरी सेल का। अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल की खास बात क्या है कि वो जो आयंस के मूवमेंट है वो दोनों तरफ हो सकते हैं। सो सेकेंडरी सेल के लिए अगर हम बात करें, ओके, सो सेकेंडरी सेल की बात करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी इसमें। इसमें क्या होता है, इसमें जो कैथोड एनोड है वो एक्चुअल मेटल जो है डिपॉजिट नहीं होता है। होता क्या है कि जब हम उसे चार्जिंग में लगाते हैं, दैट मीन्स एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कनेक्ट करते हैं, तो देखिए किस तरीके से काम होता है। जैसे मैं लेड एसिड बैटरी की बात करता हूँ, सो ये एक सैम्पल एग्जांपल है। मैं बात करता हूँ जैसे डिस्चार्जिंग हो रहा है, सपोज डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात करें, तो लेट से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ किस बैटरी का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एसिड लेड बैटरी का। सो लेट से ये एक प्लस प्लेट है और ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। सो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इस तरीके से। और यहाँ पर एक सोल्यूशन है। सो लेड आयन वाली बैटरी पे अगर हम सोल्यूशन की बात करें, तो ये लेट से H2SO4 का सोल्यूशन होता है, और लेड आयन पे दो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। सो इन सब की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। सो यहाँ पे जो होता है वो यूज होता है पीबी, ये जो ये इलेक्ट्रोड है ये आपका हो जाता है PbO2, और ये हो जाता है एक्चुअल पीबी। ओके, सो इस तरीके से जो लेड आयन बैटरी होता है उसमें इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। अभी लेट्स से ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अभी होता क्या है कि ये जो H2SO4 है इसमें जो आयंस हैं वो डिसॉल्व फॉर्मेट में रहते हैं। मतलब कि ये मानिए कि आपको यहाँ पर 2H प्लस दिख जाएगा सेपरेटली, और आपको SO4 माइनस दिख जाएगा, -2, ठीक है। सो इनिशियली रिएक्शन इस तरीके से इलेक्ट्रोड चूज किए जाते हैं कि ये जो H प्लस के जाने की टेंडेंसी है वो इस तरफ होती है, और SO4 जाने की टेंडेंसी इस तरफ होती है। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है। सो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि इस पे तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव जो होगा, नेगेटिव वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। और नेगेटिव बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तो जैसे ही हम इसे किसी लोड से कनेक्ट करते हैं, लोड मतलब किसी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसे मैं रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, या कोई भी लोड होगा, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने लग जाती है इस तरफ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ होने लगती है। और अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव होने लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेटअप में एक चीज़ आ गई, वो क्या है, करंट। इस सेटअप में इस डायरेक्शन में, बिकॉज करंट को हम मानते हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, सो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाती है। सो इसका मतलब ये है कि जैसे ही इस लिथियम आयन सॉरी लेड एसिड बैटरी की बात करें, तो इसमें जैसे ही हम लोड कनेक्ट करते हैं ड्यू टू एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन तुरंत प्रोसेस होने लग जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग। लेकिन अगर हम इस सेटअप की बात करें कि लेट्स से हम इसे चार्ज कर रहे हैं, सो इस प्रोसेस में चार्जिंग की बात करें हम, चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है इसमें, तो सेम बैटरी पे
चार्जिंग के लिए बात करें तो ये लेट्स से ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे, ओके। अब लेट्स से हमने इसे एक दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सो बैटरी का सिंबल हम यूज करते हैं इस तरीके से, एक बड़ी प्लेट और एक छोटी प्लेट। लेट्स से एक आउट सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, इसे प्लस और इसे माइनस कनेक्ट कर दिया। तो अभी होता क्या है कि जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसके पास हाई पोटेंशियल आ जाता है। सो इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव बढ़ जाता है, पॉजिटिव जो है इसके पास बढ़ जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कम होने लगते हैं, जिससे अगर हम बात करें तो ये जो हमारा H2SO4 था, इसमें अब उल्टा प्रोसेस होने लगती है। क्या होने लगता है कि जो यहाँ का SO4 था, जो यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लग गया था ये SO4, यहाँ पर ये जो SO4-2 था वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। सो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है तो वापस से SO4 लिक्विड में आ जाता है। सो बेसिकली चार्ज करने से मतलब क्या है, वापस से स्टोर हो जाते हैं चार्जेस, और जो इसका H+ है वो इसकी तरफ चला जाता है। सो इस तरीके से क्या होता है कि ये बैटरी वापस से रीस्टोर हो जाती है। सो फर्स्ट टाइम जब बैटरी बनाई जाती है सो वो फुल्ली चार्ज होती है, आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम बैटरी को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको फिर से उसे चार्ज करना पड़ेगा। सो अगर हम चार्जिंग करेंगे सो बेसिकली करंट हम इसके अंदर फ्लो करा रहे हैं। सो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, नेगेटिव आयन इस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जब ये चार्ज हो जाएगी तो फिर से वापस से H+ वहीं आ जाएगा, SO4 वहीं आ जाएगा, और फिर से वापस हम उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए ये इसकी खास बात होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मूव करते रह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट में पूरा। तो ये इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के फिगर बनाए गए कि सेकेंडरी सेल में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे काम करती है। तो ये बेसिकली पार्ट था कि शेल एंड बैटरी कैसे बनते हैं, क्या इनका काम होता है, कैसे वर्क करते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इन पे कैसे होता है। ये टोटली इनके केमिकल रिएक्शंस पे ही डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर केमिकल उसमें ही मेन पोर्शन पूरा डिपेंड करता है। अब बात करते हैं बैटरी की, अगर बात हो गई है तो अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव पे आते हैं। तो ये बेसिकली जो अभी मैंने डिस्कस किया ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री का मतलब एक बैटरी में किस तरीके से इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, कौन कैसे काम करेगा। अब हम थोड़े फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स के बारे में हमने बैटरी बात कर ली कि बैटरी का एक अपना ईएमएफ होता है। सो अगर हम बात करें सेल या बैटरी के बारे में, सो सेल और बैटरी में, सेल और बैटरी में अपना एक ईएमएफ होता है। ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स को किस फोर्स से, किसी भी चार्ज को किस फोर्स से भेजने वाला है। सो बेसिकली ये एक टाइप का एनर्जी के बारे में बताता है कि किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, कितना एनर्जी अप्लाई करेगा। सो बेसिकली ईएमएफ क्या होता है, उसका एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ दैट बैटरी होता है। सो ईएमएफ इज नथिंग बट इट इज एक्चुअल पोटेंशियल और वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो ये एक्चुअल पोटेंशियल और वोल्टेज ऑफ बैटरी होता है जो ईएमएफ होता है। अच्छा, बट रियल में हम कभी उतना वोल्टेज अचीव नहीं कर सकते। मतलब अगर एक 10 वोल्ट का सेल है तो हम उससे कभी भी 10 वोल्ट नहीं ले सकते, लेट से हम उससे 9 वोल्ट ही ले पाते हैं। सो इसका रीजन मतलब क्या है, 1 वोल्ट का कहीं पे लॉस हो रहा है, 1 वोल्ट का कहीं ना कहीं पे लॉस हो रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो लॉस क्यों हो रहा है वो चीज हमें देखनी है। तो जो ईएमएफ होता है और जो एक्चुअल वोल्टेज होता है उसमें रियल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्यों होता है, वो होता है किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से। तो हम यहाँ पर एक टर्म नया डिस्कस करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का पर्पस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही सिंपल है। ये जो मूवमेंट ऑफ चार्ज थी, मूवमेंट ऑफ चार्ज थी, उसको मूव होने में जो प्रॉब्लम हो रही है वो हमारा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बेसिकली पूरा बैटरी के स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करेगा
ये पूरे अंदर के सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा एक बैटरी का। ठीक है, सो अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखूं, बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करता हूँ, स्ट्रेट लिख देता हूँ। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ बातों पर डिपेंड करता है, जैसे सी, इट इज प्रोपोर्शनल टू सी। मतलब सी मतलब क्या है? सी मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सी C is concentration of electrolyte। ठीक है, then it is proportional to D। it is proportional to D। इस R को थोड़ा सा अच्छे से बॉक्स में रख लेते हैं। ये R जो है हमारा, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। सो R है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, D ये जो है, ये एक्चुअली है सेपरेशन, मतलब वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच सेपरेशन कितना है। तो सेपरेशन between electrodes। So this is the separation between the electrodes। So D totally depends upon the separation between the electrodes। मतलब इलेक्ट्रोड सेपरेटेड कितना है, इन सब का रिलेशन पर्टिकुलर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देन ये प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो इसलिए मैं इसे 1 अपॉन लिखूंगा, 1 अपॉन ए। ए क्या है? ए एक्चुअली वो जो इलेक्ट्रोड्स है उनके सरफेस एरिया के बारे में है, कि उनका कितना बड़ा सरफेस एरिया है उसके अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक इनवर्स रिलेशन होता है। ए को लिख देते हैं, ये एक्चुअली क्या है? सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सो सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। देन अगर बात करें कि सिस्टम का टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है, सो टेम्परेचर देख लेते हैं। तो इट इज इनवर्स रिलेशन ऑफ टेम्परेचर। इट मीन्स टेम्परेचर की बात करेंगे, सो दिस इज टेम्परेचर। अब इन सब का इफेक्ट देख लेते हैं। ये जो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है, इससे इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है वो बहुत ही क्लियर दिख रहा है। कैसे? अगर हम बात करें, जैसे एज अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या होगा? तो आप सोचो कि ये जो लिक्विड है, देखिए समझने वाली बात है, ये लिक्विड है, अगर ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो ये जो आयंस की मूवमेंट है उसको प्रॉब्लम होगी ना मूव होने में, बिकॉज लिक्विड में आयंस बहुत ही ज्यादा एक्सेस में होंगे। सो एक आयन को दूसरे आयन तक पहुंचने के लिए, दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा। तो इसलिए अगर सी इंक्रीज होता है सो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, बिकॉज जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ आयंस वो बहुत ही कम होने लग जाती है, मूव नहीं हो पाते हैं आयंस। ठीक है, सो उनकी मोबिलिटी काफी बढ़ जाती है। फिर अगर बात करते हैं डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती है सो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सेम प्रोसेस, क्यों? क्योंकि सोचो इलेक्ट्रोड में बहुत दूर दूर लगा दूं, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, सो अगर मैं इलेक्ट्रोड बहुत दूर दूर रख दूंगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ के जो आयंस है उनको बहुत टाइम लगेगा पहुंचने के लिए। बहुत टाइम लगेगा मतलब कि जब आप कुछ भी कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज में बहुत ज्यादा देर तक वो लिक्विड में मूव करेगा, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उस लिक्विड का। तो अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दी तो उसके वजह से भी वहां पर प्रॉब्लम आएगी। फिर बात करते हैं प्लेट एरिया। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया सो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रीजन बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि सोचो इलेक्ट्रोड का एरिया इतना ज्यादा आपने कर दिया, सो मतलब बहुत ही जल्दी जो चार्जेस हैं वो एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे बहुत ही जल्दी, बिकॉज सरफेस काफी बड़ा हो गया है वहां पर। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से ये चीजें हो जाती हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अभी बहुत ज्यादा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिर बैटरी का साइज बहुत बढ़ जाएगा अगर आपने बहुत ज्यादा सरफेस एरिया कर दिया।
इसलिए देखते हैं वो जो लिथियम आयन बैटरी होती है, घर पे जो बैटरी लगी होती है, उसकी प्लेट्स ऐसे रेक्टेंगुलर, एक थिक नहीं होती हैं, बहुत ही थिन मल्टीपल प्लेट्स लगी होती हैं वहां पर। अगर आपने किसी ने बैटरी देखी होगी लिथियम आयन बैटरी, तो आपको दिखेगा कि उसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, बहुत सारी प्लेट्स। उनका पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस यही है कि एरिया बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोड का जितना मैक्सिमम हो सकता है रखते हैं सरफेस एरिया। उससे होता क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें पता है कि जो लिक्विड की कंसंट्रेशन है वो डाउन होने लगती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होने लग जाता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि किस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है। ठीक है, अभी बात करते हैं सर्किट की, कि सर्किट में किस तरीके से रेजिस्टेंस काम करता है, सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। सो सर्किट में अगर हम बात करें, सो बैटरी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हमें ऑलरेडी पता है। तो सिंबल की बात करें अगर हम, सर्किट में इनके सिंबल क्या है। सो एक सिंपल बैटरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये सिंपल बैटरी है, ठीक है। बट अगर हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना है, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते हैं हमेशा नेगेटिव प्लेट के पास में। ये एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस को इनसाइड दिखाते हैं उसके। सो बेसिकली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये रियल का रेजिस्टेंस नहीं है कि आप सोचो कि सर एक बैटरी है और उसके साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, दिस इज नॉट रेजिस्टर, दिस इज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर मैं यूनिट की बात करूं, सो रियल में ये पूरी बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर ही आता है, ये पूरा बैटरी यूनिट है। सो ये पूरा बैटरी और सेल यूनिट है, इसे सेल यूनिट बोलते हैं क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर ही रहने वाला होता है। सो ये जो बैटरी है, सिंपल सेल, इट इज जस्ट अ सिंपल सेल विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। सो विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये क्या है, ये एक आइडियल सेल है। तो ये एक टाइप का क्या है, आइडियल सेल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक आइडियल सेल है और ये एक टाइप का सेल है जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, याद रखना है हमेशा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड थ्रू नेगेटिव। ऐसा रियल में ऐसा कुछ नहीं कि नहीं सर पॉजिटिव से क्यों नहीं कनेक्ट किया है, सिर्फ पॉइंट ये दिखाने का मेथड हो गया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो नेगेटिव तरफ होता है और करंट को हम कंसिडर करते हैं कि ये पॉजिटिव तरफ से फ्लो हो रही है, इसलिए हम रेजिस्टेंस को नेगेटिव की तरफ दिखाते हैं। तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ कॉज है, सिर्फ एक सिंबल है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम हमेशा नेगेटिव प्लेट के साथ ज्वाइन करके दिखाते हैं। तो ये जो दो पॉइंट है ए और बी, ये क्या है, ये तो पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, बट ये जो ए और बी हैं इनको बोलते हैं उसके टर्मिनल। ठीक है, तो इस बैटरी की अगर बात करें, एक सेल यूनिट है तो इसका अपना एक क्या होगा, ईएमएफ होगा। तो इसका एक अपना ईएमएफ होगा, लेट्स से वो ईएमएफ क्या है, ई है, ई। बट ये जो ए एंड बी हैं, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल्स, टर्मिनल्स। और वही चीज यहाँ पर हम बताने वाले हैं क्या, कि बैटरी में कुछ आर में लॉस हो जाएगा। सो अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो जो VAB है, जो टर्मिनल है वो 9 वोल्ट होगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, इट कैन बी 9.8 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है, बट इट विल बी लेस देन 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि कुछ लॉस हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो जो ए एंड बी है, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल्स एंड VAB इज कॉल्ड एज, इज नेम्ड एज टर्मिनल वोल्टेज। सो टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल। सो ईएमएफ इज टोटली, मतलब वो बैटरी का होता है और उसमें थोड़ा लॉस हो जाता है तो रिमेनिंग वाला बचता है क्या, टर्मिनल पोटेंशियल और टर्मिनल वोल्टेज। यूनिट क्या रहेगा, यूनिट वोल्ट्स रहेगा। सो यूनिट लिखने की कोई जरूरत उतनी है नहीं, तो टर्मिनल वोल्टेज रहेगा। अब टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे डिफरेंट तरीके से हमें देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज कैसे देख सकते हैं, हम देखें टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब समझ जाए कि बैटरी के जो बाहर है उस वोल्टेज की बात हो रही है हम।
सो टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं, कुछ डिफरेंट केसेस पे देख लेते हैं। सपोज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। सो मतलब लेट्स से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है मतलब क्या हो रहा होगा कि बैटरी किसी लोड को करंट दे रही होगी। ये एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव है क्या, कि ये लेट्स से ये एक बैटरी है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बैटरी बना दी हमने, और ये एक लोड है। सो लोड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हमेशा याद रखना है फिजिक्स में हम लोड के फॉर्मेट में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बैटरी है और एल से सेल, और ये हमारा है लोड। सो ये हो गया हमारा लोड, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये हमारे टर्मिनल हो गए ए एंड बी, जिनसे कनेक्ट कर दिया हमने लोड को, ठीक है। अभी ईएमएफ लिख लेते हैं, इस बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं, इस बैटरी का ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और ये है लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। हमें फाइंड करना है क्या, कि इस सर्किट में करंट कितनी होगी। सो अगर हम देखें, सो स्मॉल आर और कैपिटल आर ये दोनों तो सीरीज में है। सो अगर एक्चुअली में फील करें, सो आर एंड आर दे आर इन सीरीज। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो वो तो हो जाएगा आर प्लस आर, ठीक है। सो इसका मतलब अगर मैं इस सर्किट में करंट की बात करूं, सो करंट कितनी हो जाएगी इस सर्किट में, आई इज इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ बाय आर इक्विवेलेंट, मतलब कितना हो जाएगा ईएमएफ बाई आर प्लस आर, ये हो जाएगा अगर हमें सर्किट में करंट निकालनी है। बट अच्छी बात यह है कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वी ए बी, हमें ए बी का पोटेंशियल लिखना है, हमें टर्मिनल वोल्टेज चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, टर्मिनल वोल्टेज वी ए बी कितना हो जाएगा, वी ए बी हो जाएगा, देखो करंट कैसे फ्लो हो रही होगी सर्किट में, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना, मतलब बैटरी हमें करंट दे रही है। तो बेसिकली करंट आ रही है यहाँ से, बैटरी हमें करंट यहाँ पर देने वाली है। सो ये बैटरी करंट हमें देगी। सो इसका मतलब ये है कि बैटरी अगर करंट देगी सो हमारा आर का लॉस हो जाएगा। सो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल कितना बचेगा, कम बचेगा। तो इसका मतलब वी ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई एम एफ माइनस जो लॉस है, ठीक है, लॉस। सो लॉस अक्रॉस शेल और इंटरनल रेजिस्टेंस, लॉस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। सो लॉस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा हमारा। सो मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ, फिर क्या इसका मतलब हमारा बनेगा, हमारा मतलब बनेगा वी ए बी को हम अब लिख सकते हैं, वी ए बी पोटेंशियल कैन बी रिटन एज ई माइनस द लॉस ऑफ पोटेंशियल इज will be written as I into small r. So this will be I into small r. So that's what happened during the discharging process. मतलब अगर आप समझ जाएं कि if the battery is discharging, that means बैटरी से करंट आगे की तरफ जाने वाला है। So बैटरी से करंट इधर पर जाने वाला है। So क्या सिचुएशन हो जाएगी, बैटरी से करंट इधर जा रहा है तो इसका मतलब डिस्चार्ज हो रही है। So इसका मतलब वो जो ए बी का पोटेंशियल है वो लेस होगा इसके ईएमएफ से। So मैं लिख देता हूँ वी ए बी विल बी लेस देन ईएमएफ, तभी तो करंट आगे की तरफ जा रहा है, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए वो आगे की तरफ करंट जा रही है। सेकंड सिनेरियो देख लेते हैं, अगर हम चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, चार्जिंग, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब किसी बड़ी बैटरी से उस बैटरी के इनसाइड पे आप करंट फ्लो करा रहे होंगे। सो बैटरी चार्जिंग का मतलब ये है कि ये जो ए बी टर्मिनल है इसको आपने किसी बड़े सोर्स से कनेक्ट करके रखा होगा और आप करंट इसके अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। तो देखो लॉस अभी भी हो रहा होगा, बट लॉस करने के बाद भी बैटरी का पोटेंशियल तो ज्यादा होना चाहिए ना। सो चार्जिंग के लिए एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि वी ए बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा ईएमएफ से, तभी तो वो करंट अंदर भेज पाएगा। सो देखो सिंपल कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा सिनेरियो है, सपोज आपने 12 वोल्ट की बैटरी ली और आपने 10 वोल्ट को चार्ज किया, तो लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 2 वोल्ट, ठीक है। फिर जब आपने इसे डिस्चार्ज किया तब भी लॉस होगा 2 वोल्ट का और आपको मिलेगा कितना,
8 वोल्ट। सो बेसिकली आपने पहले 12 वोल्ट इनपुट दिया, उससे 10 वोल्ट चार्ज हुआ, 2 वोल्ट का लॉस हुआ, उसके बाद डिस्चार्ज हुआ, फिर 2 वोल्ट का लॉस हुआ और आउटपुट आया 8 वोल्ट। सो इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस काम करता है। सो मैं यहाँ पे एक फिर से थोड़ा अच्छे से डायग्राम से लिख देता हूँ इस चीज को। क्या एक जस्ट एक एग्जांपल कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, एक एग्जांपल कि इनपुट सपोज है 12 वोल्ट, ठीक है, इनपुट है 12 वोल्ट, डन, चार्ज हुआ, चार्ज हो गया, ओके, और फिर है आउटपुट। सो कुछ इस तरीके से चार्ज हुआ, वो 10 वोल्ट हुआ और फिर से आउटपुट आया 8 वोल्ट का। सो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब हमने चार्ज किया तब हमें 2 वोल्ट लॉस हुआ, 2 वोल्ट लॉस, ठीक है, और फिर जब आउटपुट आया तो फिर से हमें 2 वोल्ट का लॉस हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं ये चीजें, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ लेना है कि किस तरीके से यहाँ पे लॉसेस एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं। तो ये पार्ट था कि किस तरीके से यहाँ पर ईएमएफ होगा। तो अगर मैं अभी टर्मिनल वोल्टेज आपसे बोलूँ कि इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो ये बहुत ही क्लियर है। टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा VAB। इस बार VAB ईएमएफ से ज्यादा रहेगा, कितना, लॉस जितना होता है I इंटू स्मॉल r जितना लॉस होता है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे यार I इंटू आर क्या होगा, लॉस कैसे होगा I इंटू आर का। हमें पोटेंशियल का लॉस देखना है ना। सो V इज इक्वल टू होता है कितनी करंट जा रही है इंटू उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये उसका हो जाएगा लॉस। तो ये एज अ लॉस वहां पर काम करेगा। ये हो गया। तो ये हो गई चार्जिंग के केस में। लेट्स से थर्ड एक सिनेरियो देख लेते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिनेरियोज। लेट्स से हम सॉर्टिंग कर देते हैं सर्किट की। सॉर्टिंग के समय पे क्या होगा, सॉर्टिंग आपको पता होगा कि सपोज दो वायर्स ऐसे जा रहे हैं और बीच में एक क्वाइन रख दो, क्वाइन। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों वायर शॉर्ट हो गई। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर में डिस्कस किया हुआ है सॉर्टिंग का पैटर्न, कि सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, कैसे इसे वर्क करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और आपने उसे एक वायर के थ्रू या किसी भी मेटल पीस के थ्रू शॉर्ट कर दिया है। सो ये जो मैं ब्लैक यूनिट बना रहा हूँ, ये जस्ट रेप्लिकेट करता है कि ये एक टोटल फुल यूनिट है, एक बैटरी ईएमएफ, फुल ईएमएफ की बैटरी है। तो ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अभी हम इसमें बात करें, अगर मैं इसे शॉर्ट कर दूं, मतलब एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूं, वायर, सो इट इज अ कंडक्टिंग वायर। सो मैंने बताया था कि ये कंडक्टिंग वायर है जिसका सेल्फ का कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब इसका खुद का रेजिस्टेंस एकदम बिल्कुल जीरो है, ठीक है। सेल्फ रेजिस्टेंस इसका क्या है, आइडियल है, एकदम आइडियल है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, एकदम जीरो है। सो इसका मतलब एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि एक करंट आएगी। करंट में अब देखें ई बाई आर तो है नहीं कुछ, आर प्लस आर करने का मतलब नहीं, ये आर तो जीरो ही है। सो मतलब होगा ई बाई आर, और ये जो आर होता है बहुत ही स्मॉल होता है। सो इसका मतलब ये है कि बहुत लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होगी। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्मॉल होता है बहुत ही। सो इसका मतलब आई क्या होगी, आई जो होगी, आई जो होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। सो इन द केस ऑफ शॉर्टिंग कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हमने शॉर्ट किया, सो मैक्सिमम जितनी करंट फ्लो हो सकती है बैटरी से तुरंत उतनी करंट फ्लो हो जाएगी। और अगर मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगी तो इसका मतलब लॉस भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना। लॉस की अगर हम बात करें, सो लॉस कितना हो जाएगा, आई इंटू स्मॉल आर जितना। सो आई इंटू स्मॉल आर, आई कितना है ई बाई आर, और स्मॉल आर कितना है आर, मतलब लॉस कितना हो जाएगा ईएमएफ। मतलब बैटरी का पूरा ईएमएफ ही क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसका मतलब मैं VAB की बात करूंगा, सो पूरा ही ईएमएफ लॉस हो जाने वाला है। टर्मिनल वोल्टेज क्या बचेगा, जीरो बचेगा एक्चुअली। तो अगर हम बात करेंगे, सो VAB क्या बचेगा शॉर्टिंग के केस में, जीरो हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज एकदम कंप्लीट खत्म। सो शॉर्टिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज पूरा डिसअपियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज। मतलब ये है कि अगर बैटरी को ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिए तो थोड़ी देर में वो खुद ही लॉस करते करते, इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस करते करते कंप्लीट उसका डिस्चार्जिंग हो जाएगी वायर में जो लॉस होगा। 4 नंबर, ओपन सर्किट की बात करते हैं। सो ये भी मैंने रेजिस्टेंस में
इसके भी एग्जांपल आपको समझाए हुए हैं ओपन सर्किट की फीलिंग क्या होती है। सो ओपन सर्किट की फीलिंग क्या रहती है, ओपन सर्किट में अगर हम बात करें तो ओपन सर्किट का मतलब ये है कि सिंपली बैटरी रखी हुई है, बस जस्ट बैटरी ऐसे है और कहीं पे भी कनेक्शन नहीं किया हुआ है। तो जब तक आप कनेक्शन नहीं करेंगे तो करंट तो बिल्कुल भी नहीं फ्लो होगी ना। जब तक आप कनेक्शन नहीं करेंगे, ओपन सर्किट है तो इसका मतलब आई क्या होगी, आई क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ओपन है ये, बिकॉज इट इज ओपन। तो इसका मतलब लॉस क्या होगा, फिर लॉस की कोई बात ही नहीं आएगी, जब करंट ही नहीं है तो लॉस क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ये है कि बैटरी अगर ईएमएफ की है और आर रेजिस्टेंस की और ओपन है, कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, तो टर्मिनल वोल्टेज वही रहेगा। मतलब अगर आप एक सेल लेके आए हो 5 वोल्ट का, जब तक कनेक्शन नहीं करोगे ये कितना रहेगा, 5 वोल्ट। जैसे ही कुछ कनेक्शन किया तो केसेस बदल जाएंगे। अगर वायर से कनेक्ट किया है तो एकदम जीरो वोल्टेज देगा, कुछ नहीं देगा। अगर आप चार्ज कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल बदलता जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि जैसे ही कनेक्ट करोगे तुरंत लॉस हो जाएगा। बट अगर कनेक्शन नहीं करोगे, ऐसे रखी रहेगी बैटरी, सो इट विल शो द ईएमएफ वोल्टेज, सो इट विल शो VAB, the terminal voltage as complete EMF। तो इस तरीके से हम बैटरीज के बारे में बात कर सकते हैं कि बैटरीज का ओपन क्लोज ये सारे सर्किट किस तरीके से काम करते हैं। ओके, चले, तो इस तरीके से बैटरी का हम पूरा कॉम्बिनेशन और सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि एक शेल कैसे काम करता है। तो हमने उसका टर्मिनल वोल्टेज देख लिया। अब हम बात करेंगे नए टॉपिक पे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो हमें पता है सेल्स के कॉम्बिनेशन में बहुत ही क्लियर है, सेल्स का कॉम्बिनेशन दो टाइप का रहेगा। जैसे नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे उतनी नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुका हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन इज लाइक अ सपोर्टिंग कॉम्बिनेशन, मतलब प्लस को माइनस से कनेक्ट करना है। व्हेन अपोजिट टर्मिनल्स आर ज्वाइंट, सो आई विल राइट इन द पार्ट व्हेन opposite terminals are joined alternative। व्हेन अपोजिट टर्मिनल्स आर जॉइंट अल्टरनेट, तो वो बन जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ये बैटरी है, ये प्लस हो गया, फिर ये बैटरी, ये प्लस, ये बैटरी, ये प्लस, इस तरीके से होगा। तो सपोज ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस बैटरी का इक्विवेलेंट जो होगा, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो एक सिंगल बैटरी बन सकती है, कितनी, सारे ईएमएफ को ऐड करके। सो इट विल बी, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये सारे ईएमएफ है, सो ये कितना हो जाएगा, 11 वोल्ट। तो इस तरीके से ये बैटरीज काम करती हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब सारे सपोर्टिंग, किस तरीके से अल्टरनेट हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं तो वो नेट ईएमएफ हमें दे देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सारे टर्मिनल अपोजिट अल्टरनेटिवली कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे टर्मिनल अपोजिट में ही कंसिडर करना है। इसका मतलब ये है कि सिंगल वायर में कनेक्ट होने चाहिए, एक सिंगल ब्रांच में कनेक्टेड मेन इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि प्लस को प्लस से कनेक्ट किया या माइनस से कनेक्ट किया, ऐसा नहीं है। तो ये पार्ट एक एग्जैक्ट नहीं है कि सारे पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट करें। ये पर्सपेक्टिव है कि सारे पॉजिटिव भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन पार्ट एक सिंगल वायर से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर एक्चुअल मीनिंग देखें, सो इन अ सिंगल वायर, सारा कॉम्बिनेशन एक सिंगल वायर में ही होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में हम बात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ईएमएफ जो होता है वो सबका एडिशन हो जाता है, E1 E2 प्लस जो ई इक्विवेलेंट आता है वो सारे ईएमएफ को ऐड कर देते हैं विद साइन। तो जैसे मैंने यहाँ पर पोलैरिटी किया हुआ है, सो मैं यहाँ पे रेस करके लिख देता हूँ। एक्चुअल में साइन क्या आएगा, जो नेट ईएमएफ आएगा वो आएगा 2 + 3 + 2 + 4, आंसर आया 11 वोल्ट। ये हमारा पार्ट है।
अभी हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल। सपोज आपको कुछ इस तरीके से दिख जाए, ये बैटरी, फिर ये बैटरी, फिर ये बैटरी, लेट्स से इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिख जाए, तो देखें ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिख जाए तो अभी कॉमन सेंस बोल रहा है कि आपने इस तरीके की बैटरी बनाई और जो आपने कंसिडर किया उसे पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे, मतलब +2 लेंगे। फिर सेम सिमिलर बैटरी दिख रही है मतलब 3 लिखेंगे, बट ये अपोजिट दिख रही है मतलब 2 लिखेंगे, +4 लिखेंगे। सो आंसर कितना आ गया? 7 वोल्ट। सो अब ये 7 वोल्ट की बैटरी लगेगी। सो मतलब सिमिलर बैटरी को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और अपोजिट बैटरी को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। मतलब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये बैटरी है, इस तरीके की, या लेट्स से एक और बैटरी ऐड कर देते हैं, कुछ इस तरीके का लेट्स से कॉम्बिनेशन है, या फिर इसको भी बदल देते हैं, बेटर रहेगा। ओके, लेट्स से ऐसा कुछ सिनेरियो, ये है 2 वोल्ट, ये है 3 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट और ये है 2 वोल्ट। सो इसके सिमिलर देखिए क्या होगा। हमने एज्यूम की इस तरीके की बैटरी, हमने एज्यूम की ये बैटरी। सो इस टाइप वाले को क्या मानेंगे हम? प्लस प्लस कंसिडर करेंगे, मतलब +2, 3 -3 +4, नहीं 4 भी माइनस है, -4 +2। सो इसका मतलब आंसर आएगा -3। सो -3 वोल्ट का मतलब है कि रियल में बैटरी कैसी होनी चाहिए? सो इन रियल जो बैटरी है वो कैसे है? जो इन रियल जो बैटरी होगी वो इस तरीके से होनी चाहिए, बिकॉज नेगेटिव वाला डोमिनेट कर रहा है। रियल में बैटरी कैसे होनी चाहिए? इतनी, और 3 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। ई इक्विवेलेंट आपका, तो ई इक्विवेलेंट होगा वो 3 वोल्ट इस तरीके से दिखेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आ गया 3 वोल्ट, मतलब बैटरी रियल में इस तरह की नहीं, डोमिनेटिंग ये वाली है, ये दोनों कम है। सो बेसिकली ई नेट लिखने का एक तरीका हो गया है, किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अच्छा, ये तो था ईएमएफ विदाउट रेजिस्टेंस। अब अगर हम रेजिस्टेंस के साथ बात करेंगे, ठीक है, सो मैं रेजिस्टेंस के साथ बात करूंगा कि रेजिस्टेंस के साथ इक्विवेलेंट कैसे देखेंगे। सो लेट्स से बैटरीज कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। साइन का आप ध्यान देंगे, मैं साइन का कंसिडरेशन नहीं ले रहा हूँ। इस बैटरी का अगर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, मतलब एक बैटरी और एक छोटा सा आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो क्या बनेगा? ये सारी बैटरीज को मैं कवर कर देता हूँ। ये जस्ट बैटरी के यूनिट्स दिखाते हैं कि एक डिफरेंट डिफरेंट शेल है और उसका हम एक पार्ट ले रहे हैं। सो बेसिकली लेट्स से ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये E3 है, ये R3 है। तो ये E इक्विवेलेंट है और ये R इक्विवेलेंट है। तो बहुत ही क्लियर होता है, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अगर E इक्विवेलेंट की बात करें तो वो हो जाता है E1 + E2 + E3 विद प्रॉपर कंसिडरेशन। एंड जो R इक्विवेलेंट होता है वो एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन काम आता है, R1 + R2 + R3। सो बैटरी के कॉम्बिनेशन को इस तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा किसका कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सेकंड नंबर में पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है? जैसे सीरीज में हमने बात की, ईएमएफ सारे ऐड हो जाते हैं, सिंगल वायर में होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे टर्मिनल को सेम पार्ट में ही कनेक्ट कर सकते हैं। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा कि जो बैटरीज हैं वो डिफरेंट ब्रांच से कनेक्टेड होंगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सारी जो बैटरीज हैं उन सबको पैरेलल में ऐसे कनेक्ट कर दोगे। सो पैरेलल के ईएमएफ की एक प्रॉब्लम है कि पैरेलल में वो काम तो एज अ सिंगल बैटरी ही करेंगे। मतलब अगर मैं बात करूँ, ये E1 है,
ये E2 है, सॉरी पहले सिमिलर बैटरीज ले लेते हैं। लेट्स से ये EMF की बैटरी है, ये EMF की, ये EMF की बैटरी है। तो E इक्विवेलेंट जो आएगा वो सबका एडिशन नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। E इक्विवेलेंट जो रहेगा वो E ही रहेगा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन वेस्ट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल बढ़ने ही नहीं वाला, एक बैटरी का जितना पोटेंशियल है उतना ही रहेगा अगर ये बैटरी सारी सेम है। बट इनको हम थोड़ा सा इनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बात कर ले, क्योंकि ये एक आइडियल सिनेरियो हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर हम इनको इनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बात करें तो देखें क्या सिचुएशन होगी। लेट्स से ये इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बैटरीज को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये 3 बैटरीज का कॉम्बिनेशन, और इनको हम एक सिंगल बैटरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या EMF होगा और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में मान लेते हैं ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये हमारा E इक्विवेलेंट है और ये R इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, बिकॉज ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि क्या होगा। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हमें पता है पैरेलल में R इक्विवेलेंट कैसे सॉल्व करते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 plus 1/R2, so plus 1/R2 plus 1/R3, likewise we can do। so इस तरीके से हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि R इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं E इक्विवेलेंट की, कि E इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं। E इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो E इक्विवेलेंट की बात करें तो E इक्विवेलेंट थोड़ा सा यहाँ पर आपको ट्राई करना पड़ेगा फोकस करने का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है E इक्विवेलेंट। लेट्स सी, अगर मैं E इक्विवेलेंट की बात करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक I into R इक्विवेलेंट। सो इट विल बी I टोटल इनटू R इक्विवेलेंट टाइप में, ये हो जाएगा, इस टाइप में हो जाएगा कुछ। सो अगर मैं I टोटल की बात करूं तो मुझे सारे ब्रांचेस में I देखनी पड़ेगी ना। इस ब्रांच में लेट्स से I1 है, इस ब्रांच में लेट्स से I2 है, और इस ब्रांच में लेट्स से I3 है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों के हम एफर्ट डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। एक्चुअली ये थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने, करंट तो इससे बाहर की तरफ आएगी बिकॉज ये बैटरीज हैं। सो लेट्स से ये बैटरी कंट्रीब्यूट करेगी कुछ I1 जितना, ये बैटरी कंट्रीब्यूट करेगी कुछ I2 जितना, और ये बैटरी कंट्रीब्यूट करेगी कुछ I3 जितना। तो तीनों का कंट्रीब्यूशन टाइप हमें यहाँ पर देखना होता है कि तीनों का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा। और अगर हम इनकी वैल्यूज की बात करें, अगर इनकी वैल्यूज की बात करें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। I1 की बात करूँ तो वो हो जाएगा क्या, वो बैटरी 1 का कंट्रीब्यूशन है, मतलब E1/R1, ठीक है। I2 की बात करें वो क्या हो जाएगा, E2/R2, और I3 की बात करें वो हो जाएगा E3/R3। तो इस तरीके से I टोटल हमारा वहां पर आ जाएगा। और EMF का हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, E इक्विवेलेंट कितना आएगा, वो आएगा सारे I, मतलब किस तरीके से लिखेंगे, इसे लिखेंगे E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 इनटू R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट अभी हमने ऊपर देखा 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा के, इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये पार्ट था कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से काम करता है, और कैसे इसके फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे कि सीरीज और पैरेलल कैसे काम करता है। ऑल्दो पैरेलल का कभी ज्यादा यूज नहीं होता, तो ये जो सिनेरियो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर से सुने, इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, बिकॉज पैरेलल से EMF का हमें कुछ गेन होता नहीं है, तो इसलिए पैरेलल इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। बट अगर हम बात करें कि थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल के बारे में देख लेते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ चीजें किस तरीके से काम करती हैं, तो वो अगर हम देखें, सो कॉम्बिनेशन जो है सेल्स का, वो एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे एक्चुअल में हम इन्हें ऐड करते हैं। सो आई विल जस्ट ऐड एन इमेज। ओके, सो ये एक जस्ट एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है सीरीज और पैरेलल में। यहाँ पे कुछ ड्राई सेल्स हैं,
उनको सीरीज और पैरेलल में ज्वाइन किया हुआ है। सो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। क्या कि आप देखें, मैंने पहले भी बताया कि ये जो सेल का टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो देखो सारे सेल को, सारे पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव कनेक्ट किया, मतलब ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो लेट्स से सेल जो है एक सिंगल सेल वो 1.5 वोल्ट का था, तो ऑल सेल विल give a result of 1.5 volt only because it is in parallel, इस तरीके का। बट देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि पहले हम वायर लेके आए, नेगेटिव से कनेक्ट किया। सो ये वायर है जो नेगेटिव से कनेक्टेड है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वायर यहाँ पर नेगेटिव से कनेक्टेड हुआ सबसे पहले, ये वाला वायर नेगेटिव से, फिर यहाँ पर पॉजिटिव है और इसके पॉजिटिव को हम वायर के थ्रू लेकर, वायर के थ्रू इसके पॉजिटिव को लेकर फिर से एक दूसरे सेल के नेगेटिव से हमने कनेक्ट कर दिया, दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और फिर उसके पॉजिटिव को लेके नेक्स्ट सेल के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो देखें ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव को कनेक्ट किया नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से, लाइकवाइज करते जा रहे हैं। तो देखें ईएमएफ 4 सेल्स मिलके सबने समेशन ईएमएफ बना दिया कितना, 6 वोल्ट का। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें सीरीज और पैरेलल को अच्छे से दिखाया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज और पैरेलल का काम कैसे कैसे काम करते हैं। तो यूजुअली जो होते हैं वो सेल सारे सिमिलर यूज किए जाते हैं। यहाँ पर मैंने देखो आपको सारे अपोजिट सेल यूज करके दिखा दिए हैं, बट इतना जरूरत नहीं पड़ता है कभी। तो रियल में डायरेक्टली सिमिलर सेल यूज होते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ as a special point, what is that special point, कि सारे सेल को हमें सिमिलर कर देना है। सो मैं बोलता हूँ लेट्स से नंबर 1, इफ एन सिमिलर सेल्स और सेल्स के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ E, R, मतलब उसका ईएमएफ E है और रेजिस्टेंस R है, are connected in series, so are connected in series। so इसका मतलब अगर हमें इन्हें सीरीज में कनेक्ट करना है तो क्या सिचुएशन हो जाएगी। so मैंने डायरेक्ट अभी बताया कि ईएमएफ E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो तो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ E, एंड जो R इक्विवेलेंट होगा एंड अगर R इक्विवेलेंट की बात करेंगे सो R इक्विवेलेंट विल बी n टाइम्स ऑफ R। तो इस तरीके से E इक्विवेलेंट भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि E इक्विवेलेंट बहुत बढ़ जाएगा और R इक्विवेलेंट बहुत ही बढ़ जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम यार, प्रॉब्लम ये हुई कि आप सीरीज के चक्कर में आपने पोटेंशियल बढ़ाने के चक्कर में रेजिस्टेंस भी तो बहुत बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया। अगर रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है तो सर्किट या बैटरी हीट करने लग जाती है बहुत ही। सो होता यह है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो हमें बहुत सारा वोल्टेज चाहिए तो आपने बहुत सारी बैटरीज को रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। तो इसका मतलब बैटरी क्या होगी, हीट होने लगेगी। तो आप मोबाइल में देखते हैं ना, अगर हम सिर्फ सारी बैटरी सीरीज में लगा के आपको मोबाइल में दे देते हैं तो मोबाइल की बैटरी क्या होगी, बहुत हीट होगी। तो हमें रेजिस्टेंस को डाउन करना पड़ता है, रेजिस्टेंस को डाउन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ता है। सो सेकेंड अगर हम बात करें, if n similar cells ब्रैकेट में E, R are connected, n नहीं लेट्स से यूज कर लेते हैं m लेटर, m cells are connected in parallel, सो मुझे पता है देखो E इक्विवेलेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, E इक्विवेलेंट तो जैसा है वैसा ही रहेगा। E इक्विवेलेंट कैसा रहेगा, ऐसा E ही रहेगा, बट जो R इक्विवेलेंट है वो 1/, की वजह से कम होता जाएगा और कितना हो जाएगा, R/m टाइम्स हो जाएगा। तो जस्ट बिकॉज कि हमें हीट ना प्रोड्यूस हो इसलिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बनाना पड़ता है। क्लियर,
सो इसलिए हमें यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बनाना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं फाइनली थर्ड पॉइंट की, इन अ बैटरी एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली इन अ बैटरी आपको देखेंगे कि बहुत सारे सेल्स एन सेल्स, ये सारे कनेक्टेड होते हैं किसमें, सीरीज में, जिससे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। और हमें ऐसे बहुत सारे सेल्स को पैरेलल में लगाना पड़ता है जस्ट सो दैट क्या सिचुएशन आए, हमें हीट ना हो बहुत ज्यादा सर्किट हमारा, इसलिए हमें ऐसे बहुत सारे सेल्स किस में लगाने पड़ते हैं, पैरेलल में भी लगाने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये जो एन सेल्स चल रही हैं, इन सबको हम पैरेलल में भी लगाएंगे। सो ये जो है हमारी एन सेल्स, इन सबको हम पैरेलल में भी लगाएंगे। तो इस तरीके से पैरेलली एम ब्रांचेज होंगी। सो पैरेलली एम ब्रांचेज यहाँ तक चलेंगी। लेट्स से सीरीज में एन सेल्स हो गई और पैरेलली एन ब्रांचेज हो गई। तो एक एक ब्रांच का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, एन सेल्स जितना होगा, बट रेजिस्टेंस बाद में कम होता जाएगा। सो विच मीन्स अगर मैं बात करता हूँ, अभी मैं बात करता हूँ, लेट्स से मैं नंबर ऑफ सेल्स की बात कर लेता हूँ। सो इस सिनेरियो में मैं बात करता हूँ लेट्स से नंबर ऑफ सेल्स की। सो नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो जाएंगी, हमें पता है एक ब्रांच में एन सेल्स हैं और ऐसी कितनी ब्रांचेज हैं, एम ब्रांचेज हैं। तो मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एन इंटू एम। अच्छा ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ ई। क्यों, क्योंकि सीरीज में, पैरेलल में करने से चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा आर इक्विवेलेंट की बात करते हैं। सो पहले आर इक्विवेलेंट डैश, आर इक्विवेलेंट डैश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ आर। ये क्या होगा, वन ब्रांच। और ऐसी कितनी ब्रांचेस हैं, एम ब्रांच पैरेलल में है। सो देन बैटरी का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर हम बैटरी का आर इक्विवेलेंट की बात करें, तो बैटरी का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर इक्विवेलेंट एक ब्रांच का डैश डिवाइडेड बाई एम ब्रांचेस हैं। तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एन आर डिवाइडेड बाई एम। तो इस तरीके से हम आर डिक्रीज करते हैं और ईएमएफ को बढ़ाते हैं। सो इन एक्चुअल बैटरी आपको इस तरीके से बहुत सारे सेल्स वेस्ट होते हैं। आप ये समझो आपको वेस्ट करने हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपको ईएमएफ बढ़ाना है तो आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। ईएमएफ को इंक्रीज करने का काम है। सो ये ब्रांच का काम है ईएमएफ को इंक्रीज करना, ये ब्रांच का पर्पस है ईएमएफ को इंक्रीज करना। और ये जो पैरेलल चल रही है, इस ब्रांच का काम है आर इक्विवेलेंट को डिक्रीज करना। सो ये दोनों का काम है, ये दोनों का पर्पस है, दोनों ब्रांचेस का पर्पस है, सीरीज का और पैरेलल का। तो इस तरीके से हमारी एक्चुअल एक बैटरी होती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें कर दी स्पेशल पॉइंट्स में, सेल कैसे बनता है, बैटरी कैसे बनती है और इस तरीके से कितने सेल्स वगैरह निकाल सकते हैं। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल ऐड कर देता हूँ। सपोज हमें एक वी हैव, या लेट्स से मैं लिखता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड। सेल का पहले स्पेसिफिकेशन लिख लेते हैं। ये 1 वोल्ट सेल है और 1 वोल्ट सेल है और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू मेक a battery of EMF 10 volt and internal resistance as 2 ohm। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल कम ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी बहुत सिंपल है। सबसे पहले सर्च करना है फर्स्ट, क्या करना होगा, फर्स्ट हमें चेक फॉर पोटेंशियल।
ठीक है। सो पहले चेक करना होता है पोटेंशियल, क्योंकि वो तो मेन है, पहले उसे देखेंगे। सो पोटेंशियल के लिए कितना हो जाएगा, 10 हमें चाहिए होंगे, ठीक है। सो पोटेंशियल के लिए कितने हो जाएंगे, 10 सेल्स। सो चेक फॉर द पोटेंशियल। सो 10 सेल्स। सो 10 सेल्स से ईएमएफ कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 10 इंटू 1, कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट का। क्लियर। बट उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो ऑल्सो हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 1 ओम। तो इसका मतलब 10 ओम आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। अच्छा, बट हमें रेजिस्टेंस कितनी चाहिए, देखें, देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड आर, आर रिक्वायर्ड जो है वो है हमारा 2 ओम, which means which is 10 divided by 5. So 10 ohm divided by 5 means 5 branches of parallel we need. अब देखो क्यों ब्रांचेस चाहिए, आप सोचोगे सर एक एक क्यों नहीं लगा देंगे, तो वोल्टेज कम हो जाएगा ना, ये 10 वोल्ट का हमें चाहिए ना सारा। सो मीन्स 5 branches of parallel, so means 5 branches of parallel. सो 5 ब्रांचेस ऑफ पैरेलल हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी, तो पैरेलल 5 ब्रांचेस आ जाएंगी हमारे पास। तो वहां से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 ओम का बन जाएगा। तो इसका मतलब ये बैटरी कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, ऐसे 10 सेल्स होंगे, ऐसे 10, ठीक है। और इस तरीके की कितनी ब्रांचेस होंगी, 5 ब्रांचेस होंगी, जस्ट टू डिक्रीज द आर इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से 5 ब्रांचेस यहाँ पर होगी, एक बैटरी कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। तो मैं पूरा स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ कि एक फाइनल बैटरी में कितने सारे सेल्स होते हैं ये आपको पता चलेगा। एक नॉर्मल छोटी सी भी बैटरी में 10 वोल्ट की बैटरी के लिए भी जस्ट टू मैनेज द रेजिस्टेंस हमारे पास कितने सारे सेल्स हमें यूज करने पड़ते हैं, बिकॉज बैटरी क्या ना हो, ओवर हीट ना कर जाए रेजिस्टेंस के वजह से, ठीक है। सो रियल में बैटरी ये दिखेगी कितनी, इन अ ब्रांच सीरीज में कितने होंगे, सीरीज में होंगे 10 सेल्स, और पैरेलल में सेल्स नहीं होंगी, पैरेलल में पूरी ब्रांचेस होंगी। सो पैरेलल में क्या होंगी, 5 ब्रांचेस होंगी, क्योंकि हम ईएमएफ नहीं लूज कर सकते। आप ये नहीं सोचे सर एक रेजिस्टर क्यों नहीं लगा दिया पैरेलल में, ब्रांचेस लगानी पड़ेगी पूरी। सो यहाँ से हमें पता चला कि पैरेलल में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 ब्रांचेस हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। सो टोटल सेल्स कितनी हो गई, सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स अगर देखें, सो 10 एक रो में है, इनटू 5 ब्रांचेस है, टोटल कितनी हो जाएंगी, 50 सेल्स इस टाइप की हमें लगेंगी ये पूरी बैटरी बनाने के लिए। किस कैसी बैटरी, इस स्पेसिफिकेशन की बैटरी बनाने के लिए। इस बैटरी का स्पेसिफिकेशन हो जाएगा, इसका ईएमएफ जो होगा, इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो होगा 10 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 2 ओम। इस स्पेसिफिकेशन की बैटरी बनाने के लिए हमें इतना लग जाएगा। ओके, तो ये पूरा हमारा आज का डिस्कशन था सेल्स एंड बैटरी को लेकर, कैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन सारे कॉम्बिनेशन देखे हुए हैं। ये वाला पोर्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट वैल्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। सीरीज इज इनफ, सीरीज में से आप वैल्यूज कर सकते हैं, ये जो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन आपको बताया हुआ है, और ये सारी वैल्यूज, ठीक है। तो आज का डिस्कशन इतना ही रखते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट रहता है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप पूछ सकते हैं। ओके, ओके देन।